देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में एक है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे हम लोग हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहते हैं। जितने भी छात्र हैं इस देश में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबों का एक सपना होता है कि मेरा दाखिला आईआईटी में हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विद्यापीठ एकेडमी के डायरेक्टर हैं मुखलाल कुमार सिंह। हम आएंगे और जानेंगे इनसे कि ये आईआईटी आखिर है क्या। सर, सबसे पहले हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। देश में जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, उनका एक सपना होता है आईआईटी में दाखिला लेना। आखिर ये आईआईटी है क्या? देखिए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरी दुनिया में और भारत में भी, तो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सबसे बढ़िया कॉलेज है वो आईआईटी है। पहले तो 5 ही आईआईटी होता था, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास। उसके बाद से कई और भी अच्छे कॉलेज थे, जैसे रुड़की था वो भी आईआईटी बन गया, बीएचयू था वो भी आईआईटी बन गया, आईएसएम धनबाद था वो भी आईआईटी बन गया। इसके अलावे बहुत सारा नया आईआईटी कॉलेज खुला। कुल मिला के भी कुछ 22-23 आईआईटी कॉलेज है और उसमें करीब करीब 15,000 सीट है। और 15,000 सीट के लिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट लगभग 15 लाख है। 15 लाख लोगों में चाहत है कि मैं उस कॉलेज में पढूं। और भारत जैसा देश जहाँ पे मतलब कैरियर एक बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसमें 15 लाख एप्लीकेंट और 15,000 सीट, लगभग 1% का सिलेक्शन है। तो 100 लोगों में से एक का सिलेक्शन से ऐसे मान सकते हैं कि किसी बड़े से स्कूल में अगर 1,000 बच्चा पढ़ता हो तो उसमें से जो टॉप 10 होगा वो आईआईटी में पहुंचेगा। इस टाइप का एक कॉम्पिटिटिव जोन होने की वजह से आईआईटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ये तो एंट्री जोन की वजह से महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या है कि उनका जो एडमिशन प्रक्रिया है, वो एग्ज़ाम बहुत थोड़ा माइंड का एनालिटिकल स्किल चेक करते हैं। तो उससे उनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनको बहुत अच्छा क्राउड मिल जाता है पूरे कंट्री से। कंपटीशन हाई है, जो टॉपर है वही उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको सेलेक्ट कर लेते। तो वो तो इंटेलिजेंट लोग भी हैं, तो उनका प्लेसमेंट भी इतना हाई हो जाता है कि पूरे मीडिया में अच्छा न्यूज़ बन जाता है। आप आए दिन सुनते होंगे आईआईटी ग्रेजुएट को 1 करोड़ की नौकरी मिली, 1.5 करोड़ की नौकरी देश के मिली। सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में चूँकि आईआईटी होते हैं, तो उस टाइप का जो भी स्टूडेंट जो सफलता प्राप्त करते हैं तो देश में एक बड़ी खबर बन जाती है। हाँ, बड़ी खबर बन जाती है। और उस खबर को देख के अब हर आम जनता, जो अभी सब लोग को चाहते हैं उनका बेटा अच्छा हो, तो अच्छा हो तो उनके लिए क्या चुने, तो आईआईटी उनके लिए एक बड़ा एक अच्छा गोल बन जाता है। तो यही कारण है कि सब ज़्यादातर लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग का तो आईआईटी में अपीयर होते हैं। अगर छात्रों को आईआईटी में दाखिला लेना है तो इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा उन्हें? आईआईटी में दाखिला के लिए पहले तो एलिजिबिलिटी है कि वो 12वीं साइंस और मैथमेटिक्स के साथ पास होना चाहिए। और पहले तो कोविड में तो कुछ नियम बदल गया है, पर पहले तो यही था कि आपको एक सर्टेन टॉप 20% में अपने बोर्ड में आना चाहिए। और पूरे कंट्री में जेई मेन करके परीक्षा होता है, जेई मेन। तो जेई मेन में जितने लोग अपीयर होंगे, करीब वही 12-15 लाख लोग अपीयर होता है जेई मेन में। उसके टॉप करीब 1.5-2 लाख लोगों को वो लोग क्वालिफाई करते हैं। रिजल्ट तो सबका घोषित करते हैं, पर कहते हैं कि 1.5-2 लाख जो लोग हैं यही केवल जेई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। और जेई एडवांस की परीक्षा आईआईटी में एडमिशन के लिए, फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसमें मतलब बोर्ड, जेई एडवांस, जेई मेंस। बेसिकली 12th का बोर्ड, 12th के बोर्ड तो सब लोग देंगे। 12th के बोर्ड के बाद जो लोग इंजीनियरिंग इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग जेई मेन का फॉर्म भरेंगे। जेई मेन में अब सबका रैंकिंग आ जाएगा, वो परसेंटाइल आता है कि आप कितने % लोगों से आगे हैं। 90 परसेंटाइल आया तो 90% लोगों से आगे है, टॉप 10% में आप हैं। उसमें से देखा गया है कि जो टॉप 10% लोग हैं उन्हीं को आईआईटी वाले अपने एग्ज़ाम में बैठने देते। एक तरीके से आईआईटी एग्ज़ाम के लिए वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया जेई मेन। तो फिर अब वो जो टॉप के जो 10% लोग हैं, लगभग 1.5 लाख, और रिजर्व कैटेगरी सब मिला करीब 2 लाख ऐसे हो जाता है पॉपुलेशन। वो लोग फिर जेई एडवांस की परीक्षा में अपीयर होते हैं। और फिर उसमें से जो टॉप का 15,000 होता है, 15,000 लगभग सीटें हैं,
पर किसी का रैंक 17,000, 18,000, 20,000 है तो भी उसको आईआईटी में रिजर्व कैटेगरी से है। बहुत तरीके की कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में भी है। तो कुल मिला के लगभग 20,000 तक जो टॉप 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 20,000 में होंगे ना, उनको आईआईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाता है। देश में आईआईटी के 23 कॉलेज हैं, लेकिन छात्रों के सामने ये समस्या होती है कि अगर दाखिला लेना है तो जो टॉप होते हैं आईआईटी के संस्था कौन कौन से हैं इस बार? टॉप वैसे देखा जाए तो अब रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे कभी नंबर 1 पे रहता है, कभी आईआईटी खड़गपुर नंबर 1 पे हो जाता है, कभी आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे हो जाता है। पर ये सब जो रैंकिंग है वो ग्लोबल रैंकिंग है जो बहुत सारे बातों पे निर्भर करता है। स्टूडेंट का रैंक 1 आया तो कौन सा आईआईटी चुनेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आईआईटी बॉम्बे ही चुने। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स ब्रांच पे भी फोकस्ड होते हैं। उसका होम टाउन, जैसे कोई साउथ इंडियन है तो मद्रास चुनने की कोशिश करेगा, तो कोई थोड़ा मुंबई भी चुनने की कोशिश करेगा, तो ऐसे करके रैंकिंग बन जाता है। बाकी देखा जाए तो टॉप के जो 5 कॉलेजेज हैं जो पुराने हैं सब, वो समझ लीजिए कि 1960s के टाइम का कॉलेज है। सब लगभग 70 साल, जितना दिन से देश आज़ाद है उतना पुराना कॉलेज है लगभग, और सबका एक इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। तो उन टॉप 5 कॉलेज है ना, मतलब जो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, ये सब कॉलेजेस को, बाद में गुवाहाटी भी 1994 में बना था, तो इन सब कॉलेजेस को लोग ऊपर प्रायोरिटी में रखते हैं। और जो नए कॉलेज बने हैं इनको ब्रांच के बेसिस पर प्रायोरिटी देते हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आईआईटी बॉम्बे में एक लोअर ब्रांच मिल रहा है और आईआईटी पटना में उसको टॉप ब्रांच मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, तो फिर वो रैंक के हिसाब से वो ब्रांच भी देखते हुए आईआईटी पटना भी चुन लेगा। तो कुल मिला के जो रैंकिंग ऑफ कॉलेज है उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादा मतलब है वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा पास किया ना, उसी के हिसाब से बाद में उसको जॉब मिलने वाला है। मतलब आईआईटी पटना में भी खूब अच्छा प्लेसमेंट होता है, आईआईटी बॉम्बे में भी खूब अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो रैंकिंग लगभग समझ लीजिए कि एक पत्रकारिता का चीज़ हो गया कि भाई किस किस बेसिस पे मुझे रैंक देना है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है, किस में और क्या क्या रिसर्च हुआ। बाकी विद्यार्थियों को ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आईआईटी चूँकि अब पटना में भी खुल चुका है, तो पटना में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी पटना में एडमिशन लेकर के ज़्यादा जोर नहीं देते कि आईआईटी पटना में एडमिशन लेना, वो चाहते हैं कि हम आईआईटी मुंबई जाएँ, आईआईटी रुड़की जाएँ, वहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है। हाँ देखिए, पूरे जैसे एक जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ से आपको एक डिग्री मिली है तो एक बात है, दूसरा ये भी रहता है कि वहाँ का क्राउड कैसा है। तो आईआईटी पटना में अगर कोई एडमिशन लेता है तो आईआईटी पटना का जो क्राउड होगा वो थोड़ा सा नीचे रैंक वाला क्राउड होगा। जैसे किसी का 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रैंक आया तो वो सब पटना में मिलेगा, और टॉप 1 to 100 मतलब आईआईटी पटना में कोई मिलेगा ही नहीं। आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे तो अंडर 100 वाले 100 में से लगभग 50-60 लोग आईआईटी बॉम्बे में ही रहेंगे। फिर क्या होता है कि वो एक नेटवर्क रहता है पुराने स्टूडेंट्स का। आईआईटी में सबसे बड़ा चीज़ वो है, एक एसोसिएशन टाइप का होता है कि आपके कॉलेज में जैसे एक माहौल चलता है। जैसे सुंदर पिचई है तो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, तो आईआईटी खड़गपुर के लोगों का एक अप्रोच है, वो सुंदर पिचई से प्रभावित है। बाकी सब लोग भी प्रभावित है, पर उसके कॉलेज का है तो उसको लगता है कि वो बना है तो हम भी बन सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे तो ऐसे कई कहानियाँ मिलेंगी, मनोहर पारिकर की कहानी मिलेगी, इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकनी उनकी कहानी मिलेगी। ऐसे करके एक नेटवर्क बन जाता है। वो नेटवर्क नए कॉलेज में भी जनरेट नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम पुराने कॉलेज में जाएं, इसलिए उनकी रैंकिंग और बढ़ जाती है। तो किसी का रैंक मान लीजिए कि आया 100 के अंदर आया रैंक, अब उससे पूछा जाए कंप्यूटर साइंस सभी आईआईटी में मिलेगा तो डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे चुनेगा। आईआईटी दिल्ली भी चुन सकता है, डिपेंड करता है कि उसका कहाँ घर है, किधर वो ज़्यादा शहर पसंद करता है, ये सब भी एक चुनने का होता है। अभी के दौर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस है, सिविल की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो छात्रों के सामने एक समस्या होती है कि कंप्यूटर साइंस लें, मैकेनिकल लें या सिविल लें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उनके सामने। देखिए, ये जो भी समस्या है उनके माता पिता के माइंड का एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी सिविल इंजीनियर हैं तो चाहते मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बने, उनको केवल सिविल में ही एक माइंड सेट होता है। जैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी, सबके जो लोग हैं वो अपने ज़माने में जो जो समस्याएं देखे थे ना, वो सोचते हैं कि अभी भी वही समस्या है।
तो हम तो पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत बच्चों का जब एडमिशन लेना होता है आईआईटी में, तो उस समय उनके पिताजी से मेरा खूब वो होता है, बहस होता है एक तरीके से कि आपको ये दिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, सिविल ले लेगा तो यूपीएससी का भी तैयारी कर सकता है। उनको पता ही नहीं है कि वो जब आईआईटी जा रहा है तो यूपीएससी तैयारी की ज़रूरत भी है कि नहीं है, उसको ऐसे ही बढ़िया नौकरी मिलने वाला है। तो क्या होता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे सबको बताना चाहिए वो है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स को उसके डिपार्टमेंट पे नौकरी नहीं मिलता है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। आईआईटी के अंदर डिपार्टमेंट का महत्व कुछ है ही नहीं, एक दो ब्रांच को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल। इन दो डिपार्टमेंट को इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि कोर जॉब मिलता है लोगों को। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, सिविल हो, मेटलर्जी हो, एरोस्पेस हो, इनके ग्रेजुएट्स अगर अपने कोर मतलब अपने ही फील्ड में नौकरी करना, अगर अपने फील्ड का वो नौकरी करेंगे ना, तो उनकी हालत वही होगी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर का होता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर से कोई भी इलाज कराने को तैयार नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि वो बस 4 साल 5 साल तो पढ़ाई किया है मेडिकल साइंस का, तो उनको चाहिए कि एमडी किया है कि नहीं, डीएम किया है कि नहीं। तो वैसे ही कोई खाली बीटेक किया हुआ है तो उसको अपने फील्ड का मेन थ्योरी पता है, पर वो बड़ा स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी स्पेशलाइजेशन के लिए उसको आगे और बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो अपने फील्ड में उसको नौकरी मिलता है बहुत सस्ते दाम का, 50,000 का नौकरी मिलेगा। अगर कोई सिविल इंजीनियर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है और सिविल में उसको नौकरी मिलेगा तो 50,000 रुपये का नौकरी मिलेगा। और अगर यही नौकरी उसको किसी जहाँ पे दिमाग लगाना हो, दो तरीके का वर्क होता है, एक एनालिटिकली आपको सोचना होता है और एक एक्सपीरियंस से आता है। तो एक्सपीरियंस वाला बात में एक बीटेक वाला लड़का तो पीछे रह जाएगा। कोई मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा है, साधारण जगह से ही पढ़ा है, लेकिन वो 20 साल से एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके सामने तो एक लड़का 22 साल का तो हार जाएगा। लेकिन जहाँ पे दिमाग लगाना है, जहाँ पे मैथमेटिक्स लगाना, जहाँ पे एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लोग तो बेकार हो जाएंगे। तो ये जो नए फील्ड है, कंसल्टेंसी, फिनांस, जो भी सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग लगाना होता है। तो दिमाग लगाने में नया लड़का बहुत काम का होता है। और आईआईटी ग्रेजुएट ऑब्वियसली वो बढ़िया एग्जाम पास किए हुए, एनालिटिकली स्ट्रांग है, तो इसका डिमांड अभी वर्ल्ड लेवल पे हो गया। अच्छा, तो कहते हैं कि खूब बढ़िया दिमागी अगर कोई अपना एम्प्लॉय ढूंढ रहा हो तो उनके लिए बेस्ट प्लेस है कि वो आईआईटी जाए। और हाई पैकेज के भी वहाँ पे, इसीलिए उनको हाई पैकेज दे देते हैं। वो कहते हैं कि लड़का 22 साल का है, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, ऑल इंडिया बढ़िया रैंक रख चुका है, एकदम स्कॉलर टाइप का आदमी है, इससे जितना काम करा सकते हैं करेगा। कई चरणों में उन्हें परीक्षा देना पड़ती है। यही कारण है कि आईआईटी ग्रेजुएट को, एक 22 साल के लड़के को खूब बढ़िया सैलरी मिल जाता है। लेकिन अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई नौकरी करने जाएगा, तो मैकेनिकल तो एक सब्जेक्ट हो गया, उसके एक्सपर्ट बहुत लोग भरे पड़े हैं जो बहुत कम दाम में 20 साल एक्सपीरियंस वाले बैठे। तो होता क्या है कि दो तरीके का जॉब प्रोफाइल है, एक है एक्सपीरियंस आधारित और एक है एनालिटिक्स आधारित। एनालिटिक्स आधारित में आईआईटी ग्रेजुएट वाले सबको हरा देते हैं। तो एनालिटिक्स आधारित जो जॉब है उसमें आईआईटी ग्रेजुएट्स को खूब ले जाते हैं। तो फिर वो देखते ही नहीं कि आप किस ब्रांच से हैं, आप किस ब्रांच से देखते ही नहीं है। वो देखते हैं कि अच्छा आईआईटी से है, बढ़िया है, तेज़ तरह लड़का है, इसको आप ले लेते हैं। और फिर वो 2-4 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती है, उसमें वो सब कुछ सीख जाता है और फिर अपना बढ़िया करने लग जाता है। तो समझ लीजिए कि आप किस ब्रांच से थे। अब सुंदर पिचाई ही गूगल का सीईओ है। अब सबको लगता होगा, अगर कोई किसी को ना पता रहे तो बोलेगा कि ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होगा। गूगल सुनते ही ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, ये तो सब कुछ इसमें टेक्नोलॉजी का काम है, पर वो ग्रेजुएट है मेटलर्जी से। मोस्टली जितने सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, उसमें से बहुत कम लोग ही कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। पर जो आम जनता है उसको लगता है कंप्यूटर साइंस वाला ही केवल गूगल में नौकरी कर सकता है। नहीं, वो एनालिटिकली स्ट्रांग होना चाहिए। वो अपना जैसे कोई भी कोडिंग करना है तो 2-4 महीने की बात होती है, वो लोग सिखाई देते हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो एनालिटिक्स किसके पास है, कौन एनालिटिकली सोचता है, किसका मैथमेटिक्स पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है लाइफ में, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है। मैथमेटिक्स बहुत कम लोगों को समझ में आता है।
आप देखते होंगे दुकानों में वो बोलेगा 50% प्लस 50% डिस्काउंट। दिमागी कसरत का चीज़ है। दिमागी कसरत वाले पॉपुलेशन बहुत कम है। मुश्किल से पूरी दुनिया का अगर आबादी देखा जाए तो 2-4% लोग ही मैथमेटिक्स वाले होते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं कि खाली वो मैथमेटिक्स, दिमाग लगाने वाला आदमी चाहिए, समझ रहे ना। तो दिमाग लगाने वाले लोगों में वो आईआईटी ग्रेजुएट सबको हरा देते हैं लगभग, और इसलिए उनको बड़ी बड़ी कंपनियां खूब अच्छा पैसा देती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, पॉपुलेशन कम है। एक तरफ कहते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रहा है, और उधर तो डिमांड है अगर 10,000 लोगों का तो उपलब्ध है मात्र 1,000 लोग। तो ये कारण है कि हाई सैलरी मिलता है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को, जस्ट वो बीटेक है और उसको मिल रहा है, तो वो मिल रहा है उसके डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं, वो मिल रहा है उसके एनालिटिक्स और मैथमेटिकल स्किल। एक बात और मैं बता दूं, आईआईटी में चाहे आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर कॉमन टू ऑल है। 4 साल के कोर्स में अगर 1 साल कॉमन टू ऑल हो तो 25% तो सबका कॉमन हो गया। लगभग 2 सेमेस्टर कॉमन है। आगे के सेमेस्टर में भी कई कोर्सेज कॉमन है। मैथमेटिक्स सबका कॉमन है। मैथमेटिक्स खूब पढ़ाते, चाहे आईआईटी में किसी ब्रांच में आप हो, मैथमेटिक्स के 5-7 कोर्सेज पढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के कई कोर्सेज पढ़ाएंगे, बहुत सारा कोर्स कॉमन रहता है। तो लगभग मान लीजिए चलिए कि 50-50 मामला है। 50-50 कॉमन टू ऑल और 50 बाकी अपना स्पेशलाइज्ड है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी वाला आता है रिक्रूट करने, तो ये पूछता ही नहीं है कि भाई आप, कि हाँ कभी कभी पूछेगा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, उसमें भी उसका इंटरेस्ट रहता है कि ये ऑल इंडिया रैंक कितना वाला आदमी है। जैसे कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का प्लेसमेंट मेटलर्जी के प्लेसमेंट से थोड़ा अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट मेटलर्जी से अच्छा है, इसलिए कि मेटलर्जी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो सब ऑल इंडिया रैंक 3,000-5,000 वाले होंगे, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो लोग भी हैं वो सब ऑल इंडिया रैंक 1,000-1,500 वाले होंगे। तो ऑब्वियसली उनका जो सिलेक्शन प्रक्रिया था जेई का, उसमें वो लोग उससे टॉपर थे। समझ रहे बात को। दिखने में लग रहा है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज बेटर देन मेटलर्जी। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, आप मैकेनिकल का लेने लग जाइए 3,000-4,000 रैंक वालों को, और मेटलर्जी लेने लग जाइए 1,000 रैंक वाले को, तो मेटलर्जी का प्लेसमेंट बेटर हो जाएगा। इस टाइप का है। तो ये तो हम बात की आपको ब्रांच के बारे में, लेकिन अभी स्टूडेंट को अगर आईआईटी के कॉलेजों में दाखिला लेना है तो सबसे बड़ी जो अभी समस्या होती है पूरे प्रोसेस के दौरान, वो कोचिंग चूज करने में काफ़ी समस्या है। अभी के दौर में छात्र काफ़ी परेशान है कि कौन से कोचिंग में हम दाखिला ले ताकि हम सक्सेस हो अपने मोटो में। देखिए, कोचिंग का एक सिंपल ऐसे देखा जाए तो कोचिंग है क्या पहले समझना पड़ेगा। तो कोचिंग कोच से ऐसे बना हुआ है। तो होता क्या है कि हर फील्ड का एक कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता का एक कॉम्प्लेक्सिटी है। आप अपने से या तो रिसर्च कर लीजिए कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है अनुभव से, पर उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कोई पहले पुराना पत्रकार रह चुका है उसके शागिर्द बन जाएंगे कि वो तो सब कुछ सीख चुका है, झेल चुका है, हम उसके साथ रह लेते हैं तो हम भी सीख जाएंगे। तो ऐसे ही कोचिंग वो जगह है जहाँ पे टीचर्स उपलब्ध है। टीचर्स कौन है? अब कोई आईआईटी का तैयारी करने जा रहा है बच्चा, तो क्या करेगा? वो एक कोचिंग को संपर्क करेगा। कोचिंग को क्यों संपर्क करेगा? क्योंकि कोचिंग में ही तो टीचर है, और वो टीचर खुद आईआईटी। मतलब एक कोच की जो ज़रूरत होती है वो कोच की ज़रूरत होती है। तो कोच वो ऐसा कुछ है नहीं, वो बेसिकली वो अपने टाइम में तो स्ट्रगल किया था। जैसे मान लीजिए मैं 2002 में आईआईटी किया था, तो 2002 में आईआईटी किया था, तो अब मुझे तो अब आईआईटी एग्ज़ाम तो चेंज नहीं हुआ है, जो था अभी भी वही है। तो अब मुझे उसके कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा है। उसमें से भी मैं अब तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एक बच्चा या तो खुद से पढ़ ले, किताबों से पढ़ ले, पर इतना हो नहीं पाता है। तो उसको एक सप्लीमेंट चाहिए होता है, तो एक टीचर ज्वाइन कर लेता है वो। और टीचर ज्वाइन कर लेता है तो टीचर बेसिकली क्या है कि वो उसको पता है कि अब सिलेबस रहेगा 30 चैप्टर्स का, और 30 के 30 आप पढ़ना चाहेंगे तो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसमें से कुछ चैप्टर ऐसा रहता है जिसका चीज़ एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कुछ चीज़ रहेगा जिसको आप मेमोराइज़ करना है। जिसको मेमोराइज़ करना है फिर भूल ही जाइएगा आप। तो जिसको एकदम कॉन्सेप्चुअली जो कर सकते थे उसको अच्छा किए तो आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मेमोराइज़ करने वाला तो टेम्पररी रहता है।
तो उसमें क्या होता है कि कोचिंग को ऐसे मत देखिए, कोचिंग को ऐसे देखिए कि कोई बच्चा को आईआईटी करना चाहता है तो आईआईटी किया हुआ आदमी तो रेयर है। पूरे भारत में कितने लोग आईआईटी ग्रेजुएट्स होंगे? वो पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हर साल 10,000 का सिलेक्शन ना 100 में एक वाली बात है। तो क्या करेगा, किसी आईआईटीएन को ढूंढेगा वो कि भाई एग्ज़ाम पहले कौन पास किया होता, और वो सब आईआईटीएंस अगर कॉमर्शियली अवेलेबल है तो कोचिंग में अवेलेबल है, तो कोचिंग ज्वाइन करता है। अब तो क्या देखना होता है कि कोचिंग तो एक ऐसे हो गया कि जहाँ पे पुराने जो काम करना चाहते हैं उस काम को जानने वाले एक्सपर्ट, जैसे सोने चांदी का काम है तो क्या सुनार के पास जाएंगे, तो आईआईटी करना है तो किसके पास जाएंगे, पॉलिटिशियन बनना है तो किसी नेता के संपर्क में आ जाएंगे, पत्रकार बनना है तो किसी पत्रकार के संपर्क में आ जाएंगे। वैसे उसको एक आईआईटीएन के संपर्क में आना होता है। किसी किसी का भाई ही आईआईटीएन है तो उसको कोचिंग वो नहीं जाएगा तो भी काम चल जाता है, समझ रहे हैं? कई बार सुनते होंगे सेल्फ स्टडी सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली गाइड चाहिए होता है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और उसका कॉमर्शियल अवेबिलिटी वो कोचिंग प्लेस है, इसलिए कोचिंग सब लोग आता है। अब इसी में कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में बच्चा आया, अब कोचिंग तो कोच तो गाइड कर देगा उसको, और बच्चा में उतना दम ही नहीं है। दम की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये जो सिलेक्शन है आईआईटी का वो 100 में एक वाली बात है, तो कंपटीशन है। अब सबको रेस में दौड़ा देंगे तो सब तो नहीं पहुंच जाएगा। तो अब ये 100 किलोमीटर के रेस में कोई पार्टिसिपेट कर लिया और दम उसके अंदर इसलिए नहीं है, हम बोल रहे हैं क्योंकि उसका उतना पैसन नहीं था, उतना मोटिवेशन नहीं था, वो ऐसे ही भीड़ में शामिल हो गया। जैसे उसको बाहर पड़ेगा ना वो छोड़ देगा। तो क्या करता है बच्चा कि बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अब कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो कोच तो गाइड करेगा खाली उसको, बाकी सब काम तो करना है उसको। तो सब काम करने में जब उसको बाहर पड़ेगा तो धीरे 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 वो छोड़ देता है। तो कोचिंग की जो भूमिका है वो केवल गाइड की भूमिका है, और स्टूडेंट की भूमिका जो है वो एक हार्ड वर्कर और ओबीडिएंट और फॉलोअर की भूमिका है। दोनों में से कोई भी कमज़ोर पड़ेगा ना तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लेकिन अभी का जो समय है तो उसमें हम कोटा की भी बात करेंगे आपसे। कोटा की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है छात्रों का। वो पटना में भी एक से एक इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली में भी हैं, लेकिन कोटा जो होता है वहाँ पर चर्चा कोटा का ज़्यादा चर्चा है। आखिर ऐसा क्या है कोटा में? देखिए ऐसा होता है कि अब तक कोटा के भी कई सारे टीचर हैं जो बोलते हैं कि कोटा का हम यहीं पटना में पढ़ाएंगे और यहाँ के छात्रों को यहीं हम खुद 2001 में कोटा गए थे। बंसल क्लासेज एक बहुत फेमस कोचिंग होता था, हम वहाँ पे पढ़े थे। और फिर बाद में जब हम कोचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाए तो फिर से कोटा वापस चले गए। एक कोटा में कोचिंग था रेजोनेंस करके, उसमें हम 3 साल नौकरी किए। तो मुझे थोड़ा सब डिटेल इसलिए पता है कि हम उसमें टाइम बिताए हैं। पर असली बात क्या है ना कि अब किसी को सब्जी खरीदना है ना, तो ऐसा नहीं कि सब्जी केवल अंटा घाट में ही मिलता है। सब्जी वो टोकरी में लेके भी आपके घर पहुंचा देगा और वो भी सब्जी ही रहता है। पर लोगों के जुबान पे ना वो क्या रहेगा कि सब्जी तो वहीं मिलता है, सब्जी मार्केट में। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी को कोई इलाज कराना है तो क्या सुनेगा वो बोलेगा एम्स के सिवा कोई अस्पताल नहीं है, समझ रहे हैं ना? पर वो सब जगह अस्पताल रहता है। तो कोटा क्या है ना कि सबसे पुराना कोचिंग का जगह है। कोटा में 2-4 कोचिंग ऐसे हैं ना जो बहुत पुराने हैं। जैसे बंसल सर 1980 से पढ़ा रहे थे, अब तो डेथ हो गया उनका, 40-42 साल से पढ़ा रहे थे। एलएन भी तो लगभग 1985 से चल रहा है। तो पटना में जो है ना, पटना में भी पहले कोचिंग का पूरा जमावड़ा होता था। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर्स पढ़ाते थे और पटना भी एक हब होता था कोचिंग का। पटना होता था, इलाहाबाद होता था, कोटा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ कि पटना के सारे जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स थे ना साइंस कॉलेज के, वो सब धीरे धीरे सब बेकार हो गए। और पटना का जितना भी कोचिंग नया खुला है, जैसे हम ही लोग का कोचिंग है तो हम लोग 10 साल से चला रहे हैं, बाकी और भी कई कोचिंग्स हैं, तो मुश्किल से पटना में जितने कोचिंग चल रहे हैं वो सब 10 साल या 12 साल पुराना है। और कोटा के कोचिंग्स 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने हैं। साउथ इंडिया में जाइएगा तो कोटा का कोई बोलबाला नहीं है। उधर चैतन्य और नारायणा चलता है, वो लोग भी सब 40-40 साल पुराना है। तो एक लोकल रीजनल
एक इन्वायरमेंट बन जाता है, तो उस इन्वायरमेंट में समझ लीजिए कि बिहार में जितने सारे लोग हैं, यूपी में जितने सारे लोग हैं, इनको कोचिंग का अड्डा तो थोड़ा कोटा मिल लगता है। जैसे वही बाज़ार हो गया, समझ रहे ना। तो बाज़ार में सबसे बड़ा बाज़ार इस एरिया का क्या है, कोटा है। पर अब बाज़ार होना अलग होता है। जैसे आपको मान लीजिए कि दवाई का बाज़ार सबसे बड़ा गोविंद मित्रा रोड है पटना में, है ना। लेकिन आपको पैरासीटामोल ऐसे थोड़े है कि डाक बंगला चौराहे पे नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। तो वैसे ही क्या होता है कि ये 11वीं 12वीं का सिलेबस है आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। कोई भी एक बढ़िया जो अच्छा क्वालिफाइड आदमी आईआईटी से पास आउट है, एनआईटी से पास आउट है, या आईआईटी एनआईटी से नहीं भी पास आउट है और बढ़िया से उसने 5-7 साल काम किया है, एक स्कॉलर उसका प्रोफाइल था, तेज़ तर्रार था अपने पढ़ने के टाइम पे, और 5-7 साल पढ़ा लिया, तो उसको सिलेबस का लगभग सब कुछ आता है। उसी में अब मार्केटाइजेशन आ जाता है। अब मार्केटाइजेशन में कोई बिग मीडिया हाउस बन गया, वैसे ही बिग ठेकेदार हो गए। जैसे मान लीजिए कि कोचिंग में बच्चा किस लिए जाता है, गाइड के लिए जाता है, उसको तो गाइड चाहिए। पर इसी में बीच बीच में ठेकेदार हैं। वो ठेकेदार क्या करते हैं कि वो 500 टीचर्स को हायर करके रखेंगे। पढ़ाएगा तो कोई एक ही टीचर, तो बच्चा और टीचर के बीच में 1:1 मामला है, समझ रहे ना। एक टीचर पढ़ाएगा तो कितने बच्चों को पढ़ाएगा, 200 बच्चों को पढ़ाएगा। कोचिंग में पढ़ रहा है कितने बच्चे, 40,000 बच्चे। तो क्या करेगा, जो बड़ा ठेकेदार है वो ज़्यादा टीचर को ज़्यादा बच्चों से मिलवाता है, जो छोटा ठेकेदार है वो कम बच्चों को कम टीचर से मिलवाता है, और इस तरीके से पूरा एक मंडी का रूप धारण कर लिया है। और उसमें भी क्या है, जो जिन लोगों के बच्चे एक बार कोटा जाके पढ़ चुके हैं ना, वो बात सब समझ जाते हैं, वो दूसरी बार अपने बच्चों को नहीं भेजते उधर। लेकिन जो नए लोग हैं, जिनका अब नया, मान लीजिए कि पहली बार सबसे बड़ा लड़का है और 10वीं पास किया है, तो उनको लगता है कि जो सबसे बड़ा बाज़ार है वहीं ना जाएंगे, ऐसे करके लगता है उनको। पर उनको एक बात का धोखा हो जाता है, मतलब एक बड़ा ब्लंडर मामला है उसमें। वो क्या मामला है कि मान लीजिए कि मैं एक बड़ा फेमस आदमी हो गया हूँ और मैंने एक बड़ा अस्पताल खोल लिया है। मेरे अस्पताल में बहुत सारे लोग पहुँचने लग गए हैं। अब मैं टॉप क्लास का डॉक्टर हूँ, इसलिए लोग मेरे पास पहुँचने लग गए हैं। अब लोग बहुत पहुँचने लग गए हैं, तो मैं तो अब सबका इलाज नहीं कर पाऊँगा। लोग तो मेरे नाम पे आ रहे थे, तो मैं क्या करूँगा कि नए डॉक्टर्स हायर करूँगा। वो नया डॉक्टर भी कौन होगा, जो नौकरी करने को तैयार है। जो आदमी नौकरी करने को तैयार है उसकी हैसियत छोटी होती है, भले वो बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय क्यों ना हो। जिस आदमी की हैसियत होती है वो फिर नौकरी वोकरी नहीं करता है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। तो क्या होता है कि बड़े से बड़े कोचिंग्स में जिनके नाम पे आप गए हैं वो तो पढ़ाएगा ही नहीं। शानदार छात्रों के सामने यही एक समस्या हो जाती है। क्या करेगा कि उनका नाम इतना ऊंचा हो गया और कॉमर्शियलाइज हो गया, उनके पास पैसा भी खूब रहता है, तो प्रचार भी खूब करते हैं, नाम भी खूब बन जाता है, तो लोग उनके पीछे भागते हैं। पहुंच गए, जैसे मैं एक कोचिंग का बताता हूं, उसमें मान लीजिए कि 100 टीचर्स हैं, तो 100 में से टॉप के 10 लोग ना अच्छा टीचर होता है। अच्छा टीचर किसको कहते हैं, जो अच्छा क्वालिफाइड और अच्छा एक्सपीरियंस हो। टीचर्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक अच्छा क्वालिफाइड मतलब उसका हैसियत है, स्कॉलर आदमी है, उसको सब कुछ आता है। और दूसरा आता भी है और उसको सिखाना भी आता है, मतलब एक्सपीरियंस्ड भी और क्वालिफाइड भी है। और तीसरा कैटेगरी है कि क्वालिफाइड नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस्ड है। 3 कैटेगरी है। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड भी है और क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस्ड भी और क्वालिफाइड भी है, इनका मार्केट वैल्यू 3 लाख 4 लाख महीना होता है कोचिंग फील्ड में। जो 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस्ड है और आईआईटी एनआईटी से पास आउट है, वो कोई भी मास्टर 25 लाख 30 लाख 40 लाख सालाने में कम से काम नहीं करता है। इनकी संख्या कितनी है पता है, 100 में से केवल 10। तो जो टॉप के 10% बच्चे हैं उनको तो मिल गया जिस नाम से वो गए थे, चाहे कोटा का कोई भी कोचिंग हो, चाहे भारत का कोई भी कोचिंग हो, चाहे पटना का कोई भी कोचिंग हो। तो टॉपर्स, जो टॉप 10% क्राउड है, उनको तो टीचर्स मिल गए जैसा सुन के वो गया था। पर बाकी जो 90% क्राउड है ना, उनको वही टीचर पढ़ा रहे हैं जिनका मार्केट वैल्यू 50,000 महीने है या 1 लाख महीने, जिनको सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के टीचर बोल सकते हैं। ये धोखा हो जाता है। वो बच्चा ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए कि एक नेशनल लेवल का कोचिंग पूरा कोटा जाके या दिल्ली जाके या ज़्यादातर छात्रों के साथ यही परेशानी होती है।
तो वो क्या करेंगे, वो रिसर्च नहीं करते, और रिसर्च भी करें तो कैसे करें, वो खुद ही बेचारे उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं। हम ही लोग जैसे कुछ दूसरे फील्ड का जब काम, जैसे हम टीचर हैं और हमको काम कोई दूसरा करना हो, जैसे मकान बनवाना हो मुझे, तो कुछ पता ही नहीं सीमेंट का भाव क्या है और क्या ऐसा है। वैसे ही हर आदमी क्या होता है, अपने फील्ड का बात जानता है, दूसरे फील्ड का बात जानता नहीं है। दूसरा मार्केट का दुनिया है, मतलब प्रचार की दुनिया में क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से ये रिजल्ट हुआ, मेरे यहाँ ये कोचिंग है, मेरे यहाँ वो कोचिंग है। रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है वो मालूम नहीं, और ऑथेंटिसिटी आप क्लेम कीजिएगा तो प्रमाणित भी कर देंगे कि ये बच्चा से वो आपको बाइट दिलवा देंगे, वो सब खरीद बिक्री भी कर लेते हैं। तो किसी को पता ही नहीं चलता। तो पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खूब टाइम लगाएं, बच्चों से, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी, जैसे किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना है तो नीचे बच्चों से एक बार पूछ लें कैसा है क्या है, या फिर और भी प्रीवियसली वो बच्चा उनके यहाँ जो पढ़ा होगा उसका पता करें कि कौन बच्चा पढ़ा है, इस तरीके से पता करें। या फिर आपके ही घर में कोई न तो कोई तो एक्सपर्ट होगा जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया होगा या इंजीनियर डॉक्टर होगा, उससे सलाह ले लें कि आप ज़रा मेरे लिए पता कर दीजिए, तभी पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे विद्यापीठ एकेडमी के निदेशक मुखलाल कुमार सिंह थे, और हमने इनसे जानना चाहा कि जो छात्र देश के बड़े संस्थानों में शामिल आईआईटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया, और ये छात्रों को काफ़ी अच्छे से हमारे चैनल के थ्रू गाइड भी किए हैं। छात्रों के सामने एक जो समस्या होती है उस समस्या को मैंने रखा, इन्होंने भी छात्रों के सामने अपने बातों को रखा और बताना चाहा कि जो भी छात्र हैं वो काफ़ी सोच समझ कर कोचिंग का चयन करें, संस्थान का चयन करें। कैमरा पर्सन प्रेम कुमार के साथ राजकृष्ण, प्लस न्यूज़ पटना।